देती है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। आपको मालूम है कि आपके पाकिस्तान के बजट में सालाना 30% यानी 30% बजट आपके यहां से सिर्फ और सिर्फ कर्जा उतारने में लग जाता है। 30% इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट एंड दैट इज अ बिग रीजन। आपको टेंशन लेनी चाहिए इस चीज की, ये आपके पीएम की वजह से, इमरान खान की वजह से हुआ है। दूसरी बात, 14 लाख करोड़ का कर्जा ऑलरेडी आपके डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ले चुके हैं, जिसमें से 8 लाख करोड़ तो अभी हाल ही 1-1.5 साल का पीछे का बायोडेटा मैं आपको दे रही हूं। 6 बिलियन यूएस डॉलर आईएमएफ से अभी बेल आउट पैकेज आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रिय इमरान खान जी ने लिया है, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ने। वो भी किस लिए लिया मैं बता दूं, कर्जा उतारने के लिए। तो एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया। तो आप जरा सोचिए कि आपका देश कहां जा रहा है। तो दैट इज द बिग रीजन टू वरी। फिर आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करी, चलिए इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। और मुझसे ज्यादा अगर आप नहीं जानते इस बात को तो जाकर अपने दोस्तों को, हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में जरूर बताइएगा। सिर्फ 5 नाम गिनवाऊंगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी चीमा साहब आपका। सबसे पहला अगर आपने सुना हो कि गूगल के सीईओ का क्या नाम है, हिंदुस्तानी है, सुंदर पिचई साहब। अडोब के सीईओ का क्या नाम है, शांतनु है, हिंदुस्तानी है। पेप्सिको की सीईओ का क्या नाम है, इंदिरा नूई जी, हिंदुस्तानी है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ, हरमन इंटरनेशनल, दिनेश जी, वो भी हिंदुस्तानी है। पैलू ऑल्टो की जो सीईओ है निकेश अरोड़ा जी, वो भी हिंदुस्तानी। अब जरा पाकिस्तानी सीईओ की और कंपनीज की बात कर लें, बुरा मत मानिएगा, पर इंटरनेशनल लेवल पर है हाफिज सईद, मसूद अजहर, कसाब। कंपनियां पता है आप लोग क्या चलाते हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए ओमार, जैश ए मोहम्मद। मेरे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 135 करोड़ और लिटरेसी रेट है 74%। आपके पाकिस्तान की माशाअल्लाह जो पॉपुलेशन है वो है 21 करोड़, लिटरेसी रेट है 59%। तो बहुत दूर है। पहले इसको जरा मिला लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। अब आप सवाल करें। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे गाड़ में चनूने काट रहे हैं। आपने कहा कि जहां पे बाबरी मस्जिद थी वहां को उसको तोड़ के राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। बाबर ना ही हिंदू था ना ही हिंदुस्तानी था, वो मुसलमान था। हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठिए की तरह आया था, इंट्रूड करके आया था। आप मुझसे बेहतर इंट्रूजन क्या होती है, वो इंट्रूड करके हमारे हिंदुस्तान में आया। तो जो हिंदुस्तान में आज भी अगर किसी भी देश का कोई आदमी आकर अगर राम मंदिर, जिसे हिंदुस्तानियों ने, भगवान श्री राम को हिंदुस्तानी मुसलमान ने इमाम हिंद का नाम दिया है, जय श्री राम हम बोलते हैं, बड़े गर्व के साथ हिंदुस्तानी मुसलमान बोलते हैं, इमाम हिंद का नाम है। दोबारा बोलती हूँ, भगवान श्री राम को हिंदुस्तानी मुसलमान ने इमाम हिंद का नाम दिया। अगर हमारे इमाम हिंद की जगह पर उनके जन्म स्थल को कोई तोड़ के कोई बाहरी आएगा और तोड़ेगा और अपनी मस्जिद अपने नाम से बनाएगा तो अल्लाह भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। और अब फिर आ जाते हैं मुसलमानों के इमोशंस पर कि फिर भी देखिए मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती, फिर भी देखिए मेरी सरकार की खूबसूरती और फिर भी देखिए मेरे सुप्रीम कोर्ट की खूबसूरती कि 2.5 एकड़ की जमीन थी जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद बनाई गई। वो 2.5 एकड़ की जमीन राम मंदिर बनाने के लिए जरूर दी, पर 5 एकड़ की जमीन हम मुसलमानों को हमारी मस्जिद बनाने के लिए दी गई है। ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं से कहीं तक नहीं दिखाता। तो ये आपको जब आप ये बोलते तो ये भी बोलना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। जैन मंदिर को किस प्रकार पाकिस्तान में तोड़ा गया था और किस प्रकार वहां पे मस्जिद बना दी गई थी, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कहां पे वहां पे मंदिरों को तोड़कर टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, उसके लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये नहीं मैं बोल रही हूँ, ये पाकिस्तानी मीडिया के बयान है, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के बयान है। उसके बाद आसिफा बीबी, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि क्रिश्चियंस का क्या हाल करा है, वहां पर हिंदू बच्चियों का क्या हाल करा है कि उनको तोड़ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे घूमता है, ये मेरे नहीं घूमता, आपके व्हाट्सएप ग्रुपों पे घूमता है कि कैसे उन लोगों की बेकदरी की जा रही है, उनके जबरन रेप किए जा रहे हैं और कैसे उन बच्चियों को चाइना एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी बातें बहुत हैं बोलने वाली। मैं अपने हिंदुस्तान की और फिर बता दूं, मेरी बहन का उस समय डिस्कनेक्शन हो गया था वीडियो से। मैं आपको बता दूं कि हमारा हिंदुस्तान वो है जहां राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम यानी मुसलमान होता है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार में, 1 मिनट आखिरी 10 सेकंड, मुख्तार अब्बास नकवी और मोहसिन रजा भाई होते हैं। आप मुझे बताइए, आपके यहां पर, आपके पाकिस्तान में मुझे 1 या 2 शख्स के नाम बताइए जो हिंदू और आपके यहां पर मिनिस्टर हो। आप एक नहीं बताएंगे क्योंकि आप तो अहमदियाओं को भी धक्के मार रशीदी को, किसी को भी ठप्पा देने की जरूरत नहीं है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। बहुत पहले भी डिबेट्स में ये मेरे साथ ऐसे कर चुके हैं। आज आप कह रहे हैं मुसलमानों से दुश्मनी। मेरे भाई, आपको लगता होगा कि देश के बारे में बात करने वाले लोग और देश के हित में बात करने वाले आपके दुश्मन है, मेरे दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है तो अपने गिरबान में झांकी, कहीं थोड़ी सी चोट मोट ऊपर नीचे तो नहीं है। Oh my God! इन्होंने, देखिए दीपक जी क्या बात बोली, इन्होंने सबसे पहली बात बोली, शुरू ही करी कि यहाँ तो मुसलमानों का मीडिया ट्रायल होता है। मेरे भाई, मीडिया ट्रायल मुसलमानों का नहीं हो रहा, आप जैसे लोगों का हो रहा है जो यहाँ बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आपने कहा चाहे
आतंकवादी की बात हो तो आतंकवादियों को आप मुसलमान मानते होंगे, मैं नहीं मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कोई और मुसलमान आतंकवादियों को मुसलमान मानता होगा। आप मान रहे तो फिर से एक बार अपने गिरबान में झांक लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे बोला कि जहर घोलने की काम हो रहा है और जहर घोला जा रहा है कम्युनिटी में और पूरी दिल्ली में। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि तब जहर नहीं घोला गया जब महिलाओं ने छतों पे से खड़े होकर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करी थी? तब जहर नहीं घोला गया जब नर्सेस के सामने जमातियों ने कपड़े उतारे थे? तब भी जहर नहीं घोला गया जब यहाँ पर ताहिर हुसैन के घर के बाहर 51 दफा अंकित शर्मा जैसे देश सेवक के छाती पर चाकू मार दिया गया? तब भी जहर नहीं घोला गया। तब भी जहर नहीं घोला गया जब ताहिर हुसैन की छत पर बम मिले थे। आप लोगों को जहर दिखता कब है? सिर्फ तब दिखता है जब सच्चाई और आपको एक्सपोज कर दिया जाता है। पर दिक्कत यही है, आप लोग आज तब भी और दीपक जी इनसे पूछिए, इनको जहर तब नहीं याद आया था जब छोटी छोटी बच्चियों के माध्यम से शाहीन बाग में ये बुलवा रहे थे कि मोदी हिटलर है और अगर यहाँ आ गया और मोदी और अमित शाह को तो हम मार डालेंगे। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के जुबान पर इन्होंने नफरत पैदा करी, इन्हें तब जहर नहीं याद आया। आज इन्हें सारे जहर याद आ रहे हैं। आप सीधी और सच्ची बात समझिए और सीधी और सच्ची बात बोलिए। मैं मान लेती हूँ आपने मुसलमानों की ठेकेदारी ले रखी है, पर ये आपको हक किसने दिया कि आप जाकर मुसलमानों के नुमाइंदे बने? नहीं, एक मिनट, इनसे पूछिए इन्हें किसने कहा मौलाना साद का नुमाइंदा बनने के लिए? फिर इनको एंटी नेशनल बोल दो तो इन्हें मिर्ची लग जाती है, इन्हें नमक हराम बोल दो तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। तो इनकी मिर्ची का हल क्या है? आप खुद बता दो। सुनिए उसके बाद जवाब। थोड़ी सी बात मेरी सुन लीजिए। या तो आप कानों में रुई डालकर बैठिए और आंखों में पट्टी बांधकर बैठिए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर तमाम भारतीय मुसलमान बैठे हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप तो चिंता मत जताइए, पहली बात। दूसरी बात, हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर राष्ट्रपति एक मुसलमान होता है, अल्पसंख्यक के मंत्री आप ही के सामने मोहसिन रजा भाई ऑलरेडी बैठे हुए हैं, पैनलिस्ट निखत अब्बास और यासिर जिलानी बैठे हुए हैं। आप राष्ट्रपति और मंत्री तो छोड़िए, एक हिंदू पैनलिस्ट आपके पास नहीं आता। आप अल्पसंख्यक का और मेजॉरिटी दोनों का आप सही से ना ही ध्यान रख पाए ना ही रख पाएंगे। जो माइनॉरिटी थी उसका आपने धर्म परिवर्तन करा दिया और जो मेजॉरिटी है उसका तो आपने काम का परिवर्तन करा दिया, इस्लाम छोड़ा आतंकवादी बना दिया है उन्हें। और यही वजह है कि मोहतरमा आपके देश से, आपके लोगों से पूरा जहां, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरा जहां डंके की चोट पर नफरत करता है और ताउम्र करता रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, भारतीय मुसलमान की चिंता करने का आपको कोई ना हक है और ना ही आपके पास कोई वजह है, क्योंकि हम बहुत सुरक्षित हैं और हम बहुत मजबूत और इंशाअल्लाह रहेंगे। आपकी तरह हम पैसों के लिए अपना जमीन अपना नहीं बेचते। जो आप अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।